नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि सजीव जगत में कई सारे प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, अर्थात वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं। इनका अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है और वर्गीकरण करने से इसके अध्ययन में आसानी हो जाती है। सर्वप्रथम अध्ययन करने का जो प्रयास किया गया था वो अरस्तु द्वारा किया गया था और अरस्तु ने पादपों को 3 मुख्य भागों में बांटा। अरस्तु ने पादपों की संरचना के आधार पर उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया। ऐसे भाग जो कि आपके वुडी अर्थात दृढ़ नेचर के होते हैं उनको वृक्ष की श्रेणी में रखा। ऐसे पादप जो लघु आकार के थे लेकिन उनका संपूर्ण पादप भाग हरा था, उनको इसने शाक की श्रेणी में रखा। और ऐसी वनस्पति जिसके अंदर जो जड़ें रहती है उसके पास से तने मुख्य रूप से आगे बाहर निकलते हैं उसको झाड़ी की श्रेणी में रख दिया। इस प्रकार अरस्तु ने जो प्रथम वर्गीकरण का प्रयास किया उसमें वनस्पतियों को 3 मुख्य भागों में बांटा, वृक्ष, झाड़ी और शाक। इसी प्रकार से जब जंतुओं पर वर्गीकरण करने की बात आई तो अरस्तु ने रुधिर के रंग के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया, अर्थात ऐसे जंतुओं का समूह जिसमें रुधिर का समूह लाल, रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है, और ऐसे जंतुओं का समूह जिसमें रुधिर का रंग लाल नहीं होता है। अर्थात इन्होंने जंतुओं का जो वर्गीकरण करने का प्रयास किया उसके 2 आधार हुए, एक लाल रक्त वाले और एक अलाल रक्त वाले। तो इस आधार पर एक जो वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया गया था वो अरस्तु द्वारा किया गया था। तो अरस्तु को वर्गीकरण के प्रथम सोपान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सबसे पहले लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सजीवों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। एक को इन्होंने कहा था पादप जगत और दूसरे ने कहा था इसको जंतु जगत। अर्थात समस्त सजीव जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसको 2 बड़े वर्गों में सम्मिलित किया गया। ये बड़े वर्ग जो है 2 जगत थे, इसलिए इसको द्विजगत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है द्विजगत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बताना है लीनियस ने किया। लीनियस ने जो पादपों का वर्गीकरण किया था उनको प्लांटी में रखा, जबकि जंतुओं का जो वर्गीकरण किया था उनको एनिमेलिया में रखा। तो इस प्रकार हमारे वर्गीकरण की शुरुआत होती है, जिसके अंदर सबसे पहले अरस्तु ने अपना एक आइडिया दिया था और उसके बाद में लीनियस ने आकर के समस्त प्रकार के सजीवों को 2 मुख्य भागों में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत। लीनियस वर्गीकरण जो था निसंदेह वो एक श्रेष्ठ वर्गीकरण था, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी। लीनियस वर्गीकरण के नियम के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी को एक ही श्रेणी में रख दिया गया, जो एक सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सजीव होते हैं उनकी कोशिकाएं सुविकसित होती है, उसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दिया, जो इस द्विजगत प्रणाली की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। साथ ही यहाँ पर जो पादप जगत के अंदर वर्गीकरण किया गया तो उसमें ऐसे समूह को एक साथ सम्मिलित कर दिया गया जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। अर्थात हरित वनस्पति के साथ में कवकों को रखना ये एक गलत निर्णय था लीनियस का, क्योंकि हरित वनस्पति स्वपोषी प्रकृति की होती है, जबकि कवक जो होते हैं वो विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे द्विजगत प्रणाली की कमियां की बात आ गई कि जीव जंतु और पादपों को उनकी कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना, पोषण की विधि, आवास और प्रजनन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात जब भी वर्गीकरण किया जाता है तो उस वर्गीकरण के कुछ आधार होने चाहिए। तो इन आधारों पर अगर वर्गीकरण करते हैं तो R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने
संपूर्ण सजीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया और इसके द्वारा जो 5 जगत दिए गए इसे 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 5 जगत प्रणाली जो का प्रतिपादन किसने किया? आर.एच. व्हिटेकर ने किया। और इसने कितने भागों में वर्गीकृत किया? 5 भागों में वर्गीकृत किया। वर्गीकरण का आधार क्या था? कोशिका की आकृति कैसी है, कोशिका की संरचना कैसी है, स्वपोषी है या विषमपोषी है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जहां तक हम वर्गीकरण की बात करें तो इस वर्गीकरण के अंदर आप मुख्य रूप से 3 इन भागों को निम्न प्रकार से याद किया जा सकता है। MPFPA। MP का मतलब होता है जगत मोनेरा, जिसके अंदर सभी प्रोकैरियोटिक सजीवों को सम्मिलित किया गया, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सम्मिलित हो गए। उसके बाद में आपका आता प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऐसे एक कोशिकीय सजीवों का समूह होता है जिसके अंदर आपके एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव सम्मिलित किए जाते हैं। अगला जो तीसरा समूह आता है उसे हम फंजाई के नाम से जानते हैं। फंजाई में सभी विषमपोषी कोशिका भित्ति युक्त घटकों को रखा गया है। और अगला आता है प्लांटी, जिसमें समस्त वनस्पतियों को सम्मिलित किया गया। और अंत में एनिमेलिया जो है उसका वर्गीकरण किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने कुल 5 जगत बताए। ये जो 5 जगत बताए थे इसका आधार अलग अलग था। सबसे सरलतम संगठन वाला जो समूह होता है उसे मोनेरा कहते हैं। उससे जटिल समूह जो दर्शाता है वो प्रोटिस्टा होता है, क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक संरचना पाई जाती है। फंजाई जो होती है ये विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। प्लांटी में वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता है और जंतुओं को एनिमेलिया में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हम एक एक वर्ग का यहाँ पर सविस्तार अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सारणी दी गई है। इस सारणी में आप देख सकते हैं कि कोशिका का प्रकार कैसा है, कोशिका भित्ति कैसी है, केंद्र की झिल्ली की क्या संरचना है, काय संरचना कैसी है, पोषण का प्रकार कैसा है और प्रजनन विधि कैसी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहला जो जगत आता है उसका नाम है आपका मोनेरा। मोनेरा में कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक प्रकृति की होती है, अर्थात इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है बहुपॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्लों के द्वारा होता है। केंद्रक झिल्ली जो होती है इसके केंद्रक में नहीं पाई जाती है और ये एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इसकी कोशिका के निर्माण में एक कोशिका भाग लेती है। जहां तक पोषण की विधि की बात की जाती है तो इसमें स्वपोषी और विषमपोषी और मृतोपजीवी सभी को सम्मिलित किया जा सकता है। परजीवी भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। और अंत में यहाँ पर प्रजनन की जो विधि होती है वो विधि आपके संयुग्मन प्रकार की देखी जा सकती है। दूसरी श्रेणी में आपके आते हैं प्रोटिस्टा। ऐसे एक कोशिकीय जीव जिसमें यूकैरियोटिक संगठन पाया जाता है, इसमें केंद्रक झिल्ली विकसित होती है, लेकिन ये एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इसका जो निर्माण होता है वो एक कोशिका के द्वारा होता है। ये आपके स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनमें जो जनन की विधि है वो युग्मक संलयन और संयुग्मन विधि हो सकती है। फंजाई के लिए हम सब जानते हैं, फंजाई जो होती है इसके अंदर यूकैरियोटिक संगठन पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर सेलुलोज जो है नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर आपके काइटिन पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली में उपस्थित होगी। ये आपके अधिकांशतया बहुकोशिकीय होते हैं। केवल एक कोशिकीय कवक का उदाहरण यीस्ट जो होता है वो एक कोशिका का बना होता है। इसके अलावा ये विषमपोषी प्रकृति के होते हैं, मृतोपजीवी या परजीवी श्रेणी में आते हैं और इनमें निषेचन की जो घटना होती है वो संपन्न होती है। प्लांटी में यूकैरियोटिक संगठन पाया जाता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, बहुकोशिकीय संगठन पाया जाता है, उत्तक और अंग का निर्माण होता है और ये स्वपोषी होंगे, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, निषेचन इनमें पाया जाता है। और सेम इसी प्रकार के जो गुणधर्म पाए जाते हैं वो एनिमेलिया में पाए जाते हैं। प्रथम अंतर होता है इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर होता है कि ये जो होते हैं ये विषमपोषी प्रकृति के होते हैं, अर्थात अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं और इसमें भी प्रजनन जो होता है निषेचन द्वारा होता है। सर्वप्रथम पहला जो जगत आता है आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार वो होता है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के जो सदस्य होते हैं इनमें सभी बैक्टीरिया या जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है
और ये लगभग सर्वत्र स्थानों पर पाए जाते हैं। विश्व का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जीवाणुओं की उपस्थिति नहीं देखी जाती है। जीवाणु एक सामान्य आवास से लेकर के गर्म जल में पाए जा सकते हैं, मरुस्थल में पाए जा सकते हैं, बर्फ और गहरे जल में भी पाए जा सकते हैं। अर्थात ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। जहाँ तक ये जो जीवाणु होते हैं, इनके आकार के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो इनको निम्न श्रेणी में बांटा जा सकता है। ऐसे जीवाणु जिसका आकार गोलाकार होता है उसे हम कोकाई कहते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जिसकी संरचना दंडाकार होती है या कैप्सूल जैसी होती है, इसे हम बैसिलाई के नाम से जानते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जो कोमा रूपी दिखाई देते हैं, इनको हम विब्रियो के नाम से जानते हैं। और कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जिसकी आकृति सर्पिलाकार होती है, ये सर्पिलाकार जो है इसको हम स्पाइरल के नाम से जानते हैं, स्पाइरिला। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आप देख सकते हो कोशिका की संरचना के आधार पर जीवाणुओं को अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। अगर मान लीजिए गोल है तो कोकाई, दंडाकार है तो बैसिलाई, अगर कोमा की जैसे है तो ये विब्रियो, और अगर ये सर्पिलाकार है तो स्पाइरिला के नाम से ये जाने जाते हैं। जहाँ तक कोकाई जीवाणु की बात की जाती है तो कोकाई को उसकी संरचना के आधार पर अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है। अगर ये लगातार लंबी चेन बनाते हैं जीवाणु तो उस परिस्थिति में इनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। अगर इनके द्वारा एक अंगूर के गुच्छे के समान संगठन बना लिया जाता है, जैसा कि ये यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। और हो सकता है ये कोकाई स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं, जबकि बैसिलाई सामान्यतया अकेले रहना पसंद करते हैं, और यही स्थिति विब्रियो में और अन्य में भी देखी जा सकती है। छठा काल का सबसे अच्छा उदाहरण है कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। कोमा रूपी जो आपका जीवाणु आता है उसमें विब्रियो कोलेरी को सम्मिलित किया जाता है, विब्रियो कोलेरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो जीवाणु होते हैं वो संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के पाए जा सकते हैं। ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं, अर्थात ये आपके इस प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं कि अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेंगे। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीवाणु भी पाए जाते हैं, अर्थात जीवाणुओं का ऐसा समूह जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, जिन्हों को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये अपना भोजन अन्य जीवधारियों और मृत पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि इसमें पोषण का प्रकार जो होगा वो किस पर निर्भर करता है कि ये स्वपोषी है या विषमपोषी है, इसी आधार पर इनको रखा जाता है। देखिए, जहाँ तक बैक्टीरिया या जीवाणुओं की बात आती है तो इसकी ऐसी श्रेणी जो कि बहुत पुराने समय के और चरम परिस्थितियों में रहने वाले जीवाणु होते हैं, उनको हम आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये कठिन आवासों में रहना पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए ये लवणीय आवास में रहना पसंद करते हैं तो इनको हम हेलोफाइल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर ये गर्म स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, जैसे थर्मो एसिडोफिलस जीवाणु होता है, इसी प्रकार से ये दलदली क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं, जिसको कच्छ क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सामान्यतया मेथेन निर्माण करने वाले मेथेनोजन जीवाणु पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया पुरातन बैक्टीरिया है जो पृथ्वी पर ऐसे आवासों में पाए जाते हैं जहाँ चरम परिस्थितियाँ होती है। अत्यधिक उच्च तापमान पर रह सकते हैं, अम्लीय आवास में रह सकते हैं, लवणीय आवास में रह सकते हैं, और अत्यधिक ठंडे आवासों में ये रह सकते हैं। आद्य कोशिका जो बैक्टीरिया होता है उसकी कोशिका भित्ति का संगठन भी अलग प्रकार का होता है, क्योंकि ये चरम आवासों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके संगठन में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी आद्य बैक्टीरिया होते हैं वो विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक अम्लीय माध्यम में कोई जीवाणु जीवित रह सकता हो? जैसे थर्मस एसिडोफिलस रह सकता है। ऐसे जीवाणु जो उच्च तापमान पर रहना पसंद करते हैं, जैसे थर्मस एक्वाटिकस। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो याद रखना, मेथेनोजन जीवाणु जो होते हैं या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये ऐसे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं जो जुगाली करते हैं।
जुगाली का मतलब होता है भोजन को मुंह में निकाल करके दोबारा पचाना, जैसे गाय और भैंस आपने देखी होगी लगातार मुंह हिलाती रहती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो जो मैथेनोजन जीवाणु होते हैं वो हमारे इन पशुओं की आंत्र में पाए जाते हैं और यहाँ पर गोबर जो होती है उसके द्वारा मैथेन का निर्माण करते हैं। यू बैक्टीरिया किसे कहते हैं? यू बैक्टीरिया जीवाणुओं का ऐसा समूह होता है जो थोड़ा विकसित होता है। इनको वास्तविक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। इनकी कोशिका भित्ति जो रहती है वो आपके मजबूत होती है और ये कोशिका भित्ति जो होगी दृढ़ भी होगी। इसके साथ साथ इसमें कसाब पाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए जीवाणु गतिशील है तो उस परिस्थिति में आपके कसाब पाए जाते हैं। हो सकता है ये एक कसाब हो सकता है ये कसाबिकाओं का एक गुच्छा हो सकता है कसाबिकाओं का गुच्छा दोनों तरफ पाया जाता और हो सकता है कसाबिकाओं का गुच्छा चारों तरफ पाया जाता हो। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सार्वत्रिक क्लोरोफिल ए है वो पाया जाता है। तो जीवाणुओं का ऐसा समूह जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है उसे हम साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप एक लोकप्रिय उदाहरण देख सकते हो साइनोबैक्टीरिया का, जिसका नाम है एनाबीना और नॉस्टॉक। ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर पर्णहरित उपस्थित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे। इन कोशिकाओं की जो श्रृंखला होती है उस श्रृंखला में मध्य में कुछ ऐसी विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये हेटेरोसिस्ट ऐसे कोशिकाएं हैं जहां पर नाइट्रोजन संश्लेषण का या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लीजिए नाइट्रोजन फैक्ट्री किसे कहते हैं तो साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली ऐसी विशिष्ट कोशिकाएं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानी जाती है। ये एक कोशिक क्लोनीय और तंतुमय अलवण जलीय में पाए जाने वाले समुद्री शैवाल हो सकते हैं। अर्थात ये जो रहते हैं ये हो सकता है लवणीय जल में पाए जाते हो या अलवणीय जल में, अर्थात समुद्री जल में भी पाए जा सकते हैं, सामान्य पानी में पाए जा सकते हैं। और इनके द्वारा जो कोशिका होती है उस कोशिका के चारों तरफ एक श्लेष्मीय आवरण बनाया जाता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही रसायन संश्लेषित जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं उनमें नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने की क्षमता पाई जाती है और ये एटीपी का उत्पादन करते हैं। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक घटकों का जो है ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात आपने पारिस्थितिकी तंत्र में आप पढ़ते हो जो विभिन्न प्रकार के भूजैव रासायनिक चक्र पाए जाते हैं, उन चक्रों को चलाने में ये जीवाणु महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो जीवाणुओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। परपोषी बैक्टीरिया किसे कहते हैं? अर्थात ऐसे बैक्टीरिया जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य पर आश्रित रह करके जीवन यापन करते हैं वो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं। प्रकृति के अधिकांश जो जीवाणु पाए जाते हैं वो इसी श्रेणी के होते हैं और ये अपघटक का कार्य करते हैं। अर्थात प्रकृति में जो सामान्य रूप से मृत्यु होती है, जो वनस्पति और जंतु जगत में सदस्य मरते हैं तो उनके विघटन या अपघटन का जो कार्य किया जाता है वो कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दूध से दही बनाने में इनका योगदान है। एंटीबायोटिक निर्माण जैसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक जो होता है वो इसके निर्माण में काम आएगा और लेग्यूम पादपों की जड़ों में भी ये पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे पादप जो लेग्यूम श्रेणी में आते हैं उनकी जड़ों के अंदर आपके विशेष प्रकार की गांठें पाई जाती है जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये रूट नोड्यूल्स जो होते हैं इनमें राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक प्रकृति के भी होते हैं, अर्थात ऐसे जीवाणु जो मनुष्य या वनस्पति या अन्य जंतुओं में रोग फैलाने का कार्य करते हैं उनको हम रोगजनक जीवाणु कहते हैं। मानव में इनके द्वारा हैजा है, टाइफाइड है, टिटनेस है आदि बीमारियां होती है। वनस्पतियों में होने वाली एक बीमारी का उदाहरण है आपका साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर ये हमारे नींबू में होने वाली बीमारी होती है। इसी प्रकार से जीवाणु जो होते हैं जनन के लिए बाइनरी फिजन या द्विविभाजन का सहारा लेते हैं। अर्थात ये मान लीजिए ये एक जीवाणु है
तो ये इस तरीके से बीच में से मुड़ता है और अंत में जाकर के दो भागों में टूट जाता है। इसे हम द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा को हम पादप जगत का जोकर कहते हैं, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, विशेष रूप से आपके प्राणियों और पादपों में ये बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विविभाजन के बारे में मैंने बताया था। द्विविभाजन का मतलब होता है एक कोशिका का दो भागों में लगभग बराबर भागों में टूट जाना, यह द्विविभाजन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने जगत मोनेरा के बारे में सविस्तार पूर्वक पढ़ा कि किस प्रकार जगत मोनेरा के सदस्य जो होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकृति के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और ये जो सदस्य होते हैं ये आपके रहने के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासों में रह सकते हैं। कुछ चरम आवासों में रह सकते हैं, कुछ सामान्य आवास में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ में हमारे इस अध्याय का भाग 1 समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।